नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा चर्चा है, हम लोग हिंदी के 12th 2023 के पेपर पे डिस्कशन कर रहे हैं और उस पे हम लोग गेस क्वेश्चंस देख रहे हैं। वैसे क्वेश्चन संभावित प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आज उसका ये दूसरा वीडियो है, दूसरी श्रृंखला है और इसके आगे हम लोग बात करेंगे। पिछली वीडियो में और पिछले चर्चा में हम लोगों ने देखा था निबंध किस किस प्रकार के आ सकते हैं। उसके अलावे हम लोगों ने चर्चा किया था निबंध लेखन के बाद व्याख्या करने के जो 8 अंक के प्रश्न आते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। वो वीडियो यदि आपने मिस किया है तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन बताऊँ इतने क्वेश्चंस की तैयारी करने के बाद आपकी पेपर अच्छी हो जाए। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पूरे 1 साल भी हिंदी की पढ़ाई नहीं की है और वो भी यदि ये सारे वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उस पर तैयारी कर लेते हैं तो उनकी बहुत अच्छी मार्क्स आनी निश्चित है। तो चलिए आज का पेपर हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो यही है कि जो आपके प्रश्न होते हैं जिनमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और ये 2 × 5 = 10 है ना। 10 मतलब 8 से 10 क्वेश्चंस देते हैं जिसमें से कहा जाता है कि आप 5 प्रश्न को लिखिए और 10 नंबर आपको मिलेंगे और एक प्रश्न की अंक जो है वो 2 मार्क्स होगी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्टेड ज़्यादा नहीं 23 से 24 क्वेश्चंस आपको लेके आया हूँ और मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में हिंट भी दूंगा। बाकी आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर लेना और स्क्रीनशॉट करके उसका आंसर कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। आप उस चैप्टर को पढ़ के देख सकते हैं और उसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। मैं फिर एक एक का आंसर पूरा डीपली पढ़ने लगूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 7-8 वीडियो हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यदि आप इसको पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन है कि लहना सिंह कौन था, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो लहना सिंह कौन था, ये पहला क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगे कि भाई लहना सिंह किस चैप्टर में, तो उसने कहा था। अब उसने कहा था चैप्टर को किसने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। अब उसमें आपको ये पढ़ना है ना। तो आपको ये क्वेश्चंस याद कर लेना, लहना सिंह कौन था, है ना। तो वो 77वीं राइफल में एक जमादार था, ऐसे करके आपको लिख देना है। मतलब मैक्सिमम 25 से 30 शब्द या 40 शब्दों में उत्तर हो जाना चाहिए। 20-22 शब्दों में भी हो रहा है तो कोई हानि नहीं, जरूरी नहीं कि एक बड़ी सी कहानी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मालती के चरित्र कहानी के आधार पर अपने शब्दों में लिखे। अब यह है कि भाई मालती कौन है और किस कहानी में आती है। तो मालती जो है वो आप देखेंगे कि एक कहानी है रोज, उस कहानी की वो मुख्य पात्र है जिसको लिखा गया है हीरानंद सचितानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। और उस कहानी में मालती जो है वो हमारे मध्यम वर्ग की स्त्रियों को सूचित करती है कि किस तरह से मालती का जीवन जो है वो यंत्रवत बना हुआ है। सुबह से उठ के काम करना, फिर खाना बनाना, फिर भरी दोपहरी में दोपहर का खाना बनाना, फिर शाम को बर्तन धोना और रात के खाना बनाने के लिए लग जाना। सब लोग खा के सो जाते हैं और वो अंत में सोती है। तो मालती का जीवन किस तरह से यंत्रवत हो गया है, एक मशीन की तरह चलते रहता है। इस चीज़ को आप कहानी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और अपने भाषा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप याद करो रट्टा मारो, अपने भाषा में आप क्या करोगे कि इसको लिख दोगे, अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी क्या आदर्श थे। एक आपका इसमें क्वेश्चन, एक चैप्टर है, मुझे थोड़ा सा दिमाग पर नहीं आ रहा है, शिक्षा में ही जे कृष्णमूर्ति ने उस चैप्टर को लिखा है। तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, गांधी जी शिक्षा को कैसे देखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा जो है वो सिर्फ व्यवसाय का साधन नहीं होना चाहिए। शिक्षा से मनुष्य के अंदर संस्कार, अनुशासन और चरित्र का विकास होना चाहिए। और गांधी जी का बड़ा ही मानना था ये कि बच्चों को औद्योगिक शिक्षा अलग से दी जानी चाहिए। जैसे कि सोचो कि हमारे देश में यदि कोई बच्चा खूब शानदार कारपेंटर का काम करता है और वो यदि ये काम कर रहे हैं उससे बड़ा, हमारे देश में तो लगता है कि कुछ है ही नहीं, 4 ही चीज़ ही बचे हैं, या तो इंजीनियर बनना है, नहीं तो डॉक्टर बनना है, नहीं तो भाई डिफेंस में जाना है, नहीं तो एसएससी बैंक रेलवे करनी है, और कोई प्रोफेशन ही नहीं होते। लेकिन बाहर की कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, हर जगह कारपेंटर ये एक बड़ा प्रोफेशन में आता है।
आप अलग अलग इस टाइप के छोटे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बरिंग, ये सब एक प्रोफेशन है और वहां पे लोग ये करते हैं, बच्चे इसको सीखते हैं और करते हैं। तो गांधी जी का ये मानना था कि बच्चों को औद्योगिक शिक्षा अलग से दी जानी चाहिए। इस आंसर को और आप डिटेल में देखेंगे। चलिए कुछ और हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये आगे कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन थे। अब इस भाई पुंडलिक जी कौन थे, तो ये भी जो है ना वो आपके गांधी जी वाला चैप्टर में है, जो शिक्षा वाला चैप्टर लिखा गया उसमें है। गांधी जी एक बार कहीं शायद चंपारण या कहीं की बात है, वहां पे गए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बच्चों की शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो गांधी जी के जो मित्र थे पुंडलिक जी, उनको उन्होंने बुलाया और वहाँ पे 1 साल पुंडलिक जी ने रह के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। उनका शरीर गठीला था, मजबूत थे, लंबे थे और साथ ही साथ उनकी आवाज़ बहुत ही भारी थी, जिससे बच्चे डरते भी थे और पढ़ते भी थे। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये तो हमेशा VVI हिट क्वेश्चन रहता है। बातचीत के कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन रहता है, वो जब बात करता है तो सामने वाला मंत्रमुग्ध होकर सुनता है और वो तनिक भी विचलित नहीं होता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हो गई। ये जो क्वेश्चन है वो आपका अर्धनारीश्वर चैप्टर है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर, उसी से लिया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब मानव जाति ने कृषि का खोज किया, कृषि का आविष्कार किया, उसके बाद से नारी की पराधीनता शुरू हो गई, क्योंकि मनुष्य ने वहां से समाज को 2 हिस्सों में बांटा और ये निर्धारित किया कि पुरुष जो है वो घर के बाहर के काम करेंगे और स्त्रियां घर के अंदर की काम करेगी। और इसी तरह धीरे धीरे स्त्रियों का जो जीवन है वो संकुचित होता चला गया। स्त्रियों का जीवन मरण, स्त्रियां कैसे जीती है, हर चीज में पुरुषों का अधिकार साबित हो गया और स्त्रियां जो पराधीनता की ओर अग्रसर हो गई। तो ये इसका आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है तिरिछ क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। तिरिछ एक चैप्टर ही है ना। तिरिछ जो है वो एक विषैला जंतु है, जिसे हम लोग बिस्खापर भी कहते हैं। हम लोग भोजपुरी में बिछखापड़ा कहते हैं, है ना, जो एक लिजार्ड फैमिली से आता है, छिपकली के फैमिली से आता है। वह कहानी में किसका प्रतीक है। कहानी में वह अंधविश्वास, रूढ़ियों का प्रतीक है, जो पुरानी रूढ़ियां है और अंधविश्वास है जिससे हमारा समाज पीछे जा रहा है, उसी का प्रतीक जो है वो तिरिछ है। अगला जो क्वेश्चन है कि धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो जो धांगड़ शब्द है ये जो है वो एक आदिवासी समुदाय को सूचित करता है, जिसको मजदूरी करने के लिए छोटा कानपुर के पठार से शायद बिहार लाया गया था। कुछ इस प्रकार के इसके प्रश्न बनते हैं। डायरी क्या है। मैं एक छोटा सा लाइन डायरी के बारे में कहूँ तो डायरी आत्मा का द्वार है। यदि वह व्यक्ति जो अपने जीवन के मतलब ऊंचाई को, वह व्यक्ति जो अपने जीवन के उतार चढ़ाव को, है ना, ये सारी चीज़ों को जो चाहता है कि लिखे, कलमबद्ध करे, वो उसे डायरी में लिख सकता है, मतलब बिल्कुल अच्छे भाव से, खुले दिल से, है ना। तो डायरी को आत्मा का द्वार कहा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए आपके लिए अगला 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। और इसी चैप्टर एक लेख एक पत्र का ये क्वेश्चन है, और इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन है विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन एक दूसरे से प्रायः मिलते जुलते हैं। पहला तो भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, इस बात को समझते हैं। भगत सिंह ने ऐसा माना है कि विद्यार्थी जो है उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसे राजनीति की भी जानकारी होनी चाहिए कि जब कभी उस पर अत्याचार हो तो वह राजनीति के मैदान में कूद पड़े और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। साथ ही साथ उनको विद्यार्थियों से ये भी अपेक्षाएं हैं कि विद्यार्थी जो है वो पूरी मन से काम करे, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करे, देश के भलाई के लिए काम करे। तो विद्यार्थियों से भगत सिंह की अपेक्षाएं हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग
कहीं पे यदि कहीं राजनीति की बात चलती है, पॉलिटिक्स की बात चलती है, तो बड़ा ही हम लोग बचना चाहते हैं। खासकर वैसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं वो तो और बचना चाहते, चलो भाई मोदी की सरकार हो, नीतीश कुमार की हो, मेरे को उससे क्या लेना देना है लेना देना, क्योंकि देश का निर्माण हो रहा है, जरूर आपका लेना देना है। और भगत सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, भगत सिंह पे इस पे क्या तात्पर्य है? तो भगत सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में, राजनीति में बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि तुम यदि राजनीति में सक्रिय ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, तुम बोले भाई कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा है चलने दो, तो यदि कभी अत्याचार होगा तो फिर तुम कैसे कूद के लड़ोगे? फिर उस मैदान में तुम कूद ही नहीं सकते हो, और जब उस मैदान में तुम कूद के लड़ोगे नहीं तो तुम अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ोगे? फिर तो हमेशा तुम गुलाम ही बने रहोगे। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि सर उस समय भगत सिंह ने शायद विद्यार्थियों को कहा होगा कि चलो भाई उस समय विद्यार्थी जो है वो गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाएंगे। नहीं, मैं भूल जाइए आप, 1972 के आसपास संपूर्ण क्रांति एक चैप्टर है जिसमें जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन करा, उसे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और आज़ादी के बाद का हुआ वो सबसे बड़ा आंदोलन है। और वो आंदोलन इसीलिए सफल हो पाया, इसीलिए अपने परचम पे लहरा पाया, क्योंकि विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया था। तो विद्यार्थी जो है वो क्या है? विद्यार्थी वो देश के निर्माण करता है, विद्यार्थी जो है वो जीवन के निर्माण करता है, विद्यार्थी जो है समाज के निर्माण करता है, और इस समाज के निर्माण करता है, देश के निर्माण करता है। विद्यार्थियों को अपने देश की राजनीति के बारे में पता नहीं होगी तो फिर देश किस दिशा में जाएगा ये तो भगवान ही तय कर सकते हैं। इसीलिए भगत सिंह का बड़ा मजबूती से यह मानना है कि विद्यार्थियों को राजनीति में जरूर भाग लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मां के लिए अपना मन समझाना कब कठिन होता है और क्यों? पुत्र वियोग कविता के आधार पर लिखे। ये प्रश्न जो है वो पुत्र वियोग कविता से है। तो कहा गया कि जब किसी मां का इकलौता पुत्र का असामयिक निधन हो जाए तो फिर उस मां के मन को समझाना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि उस मां का वो पुत्र जो है वो चहेता होता है, उसे वो खिलाती है, पिलाती है, अपने गोद में रखती है, निश्चल प्रेम करती है, निष्काम प्रेम करती है, ये सोचकर कि ये मेरा पुत्र है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री का जब पुत्र मर जाता है तो अपने को असहाय करती है और विवश। पहले तो विवश इसलिए कि जो मर जाता है वो वापस नहीं आ सकता है, इसलिए विवश। और असहाय क्यों कहती है? क्योंकि देखिए कि पुत्र ही ऐसा है ना जो माँ के साथ हमेशा रहता है, कम से कम 10 बरस तक, 5 बरस तक। जितना समय तक माँ के साथ पुत्र रहता है उतना समय तक माँ के साथ कोई भी नहीं रहता है। इसीलिए इस पुत्र वियोग कविता में जो हमारी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो लिखती है कि माँ बाप भाई बहन सबको भुलाया जा सकता है ना, पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूलूं? ये माँ के विचार है अपने पुत्र के लिए। एक माँ कहती है अपने पुत्र के लिए, मैं तुम्हें कैसे भूलूं? तुम्हारे साथ मैंने दिन बिताए, तुमको मैं अपने आंचल से नीचे नहीं उतारती थी जिससे तुमको ठंडा लग जाएगा, है ना। इतना माँ का प्रेम है पुत्र के लिए, प्रगाढ़ प्रेम है। और देखिए किसी भी रिश्ते में एक आशा होती है, एक अपेक्षाएं होती है। यदि आप किसी के साथ भी प्रेम करेंगे तो एक आशा है, एक अपेक्षाएं हैं। लेकिन जब माँ का प्रेम जो है ना वो बिना आशा और बिना अपेक्षा का है। छोटा सा बच्चा 1 महीने 2 महीने का जो बोल नहीं सकता, जो किसी को कुछ दे नहीं सकता, और माँ उसे निश्चल प्रेम करती है, उस बदले में वो बच्चा उसको कुछ नहीं दे सकता, ये माँ को पता है, लेकिन फिर भी माँ प्रेम करती है। माँ का प्रेम है, ये माँ के प्रेम का प्रगाढ़ता है जिसको हमें समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हृदय की बात का क्या कार्य है? हृदय की बात का क्या कार्य है? जब मन हमारा अशांत होता है, जब हमारा मन क्या होता है? अशांत होता है, तो हृदय उस समय हमारे मन को शांति पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको, ये क्वेश्चन है गैंग्रीन क्या है ना। क्वेश्चन है बेटा गैंग्रीन क्या है, रोज शीर्षक पाठ के आधार पर बताएं। तो आपको पता होगा रोज शीर्षक में जब किसी को कांटा लग जाता है या कील लग जाता है और उसका उपचार सही समय पर नहीं होता है और उसके पैर में वगैरह घाव हो जाते हैं, और जिस घाव के वजह से उसके पैरों को काटना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग्रीन कहते हैं। चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जल के लिए तरसती है। बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय? सरस का मतलब होता है हृदय को तृप्त कर देने वाला।
गर्मी के मौसम में क्या होता है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, नदियां, सब जगह पानी के लिए त्राहिमाम मची रहती है। और वैसी स्थिति में जब बारिश होता है तो पशुओं को पानी, वृक्षों को पानी, पेड़ों को पानी, धरती को पानी, सबको पानी मिलकर वो तृप्त हो जाते हैं। हमारे आसपास का वातावरण जो है वो हरा भरा हो जाता है। इसीलिए हम लोग बरसात को क्या कहते हैं, सरस कहते हैं। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है, तो घर में पड़े हर जगह को लोहे को पहचानती है, कहती है कि देखिए चौके में लोहा है, अलग अलग जगहों पे लोहा है, उसको वो पहचानती है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम। छत्रसाल की तलवार कैसी है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो आप पढ़ेंगे कवित, जिसको भूषण ने लिखा है, उसका ये क्वेश्चन है। वो छत्रसाल की तलवार का वर्णन करते हैं कि जब छत्रसाल की तलवार मयान से निकलती है तो दुष्टों का और मलेच्छों का संहार करती है, उनकी तलवार बिजली की तरह चमचमाती है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। मैं प्रश्न बता के थोड़ा थोड़ा उस पर हिंट आपको दे देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने किया है, पहले शिव जी से, राम से किया है, उसके बाद शंकर से किया है ना। ऐसे अलग अलग लोगों से उन्होंने फिर से कुछ और भी अग्नि से किया है ना। ऐसे शिवाजी की तुलना उन्होंने किया है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। देखो अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग देश हो सकते हैं, अलग अलग संस्कृति हो सकती है, लेकिन कवि कहता है कि जब सुख किसी को मिलता है, खुशी मिलता है, तो हर व्यक्ति के चेहरे पर एक समान आभा, रोशनी, चमचमाहट दिखती है। और जब दुख किसी को आता है तो हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब प्रकार की उदासी दिखाई देती है। भाषा बदल जाएगा, संस्कृति बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, लेकिन ये दो चीज कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए कवि ने कहा कि जन जन का चेहरा एक। पंच, यहां 5 लिखा, पंच परमेश्वर को खो जाने के लिए कवि क्यों चिंतित है। गांव का घर कविता है जिसको ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि गांव पूरी तरह से बदल गए हैं, अब गांव में पंच परमेश्वर का राज्य नहीं है, मतलब गांव में न्याय नहीं है, अन्याय बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पंच परमेश्वर न्याय के प्रतीक थे। तो गांव में अन्याय बढ़ते जा रहा है, उस अन्याय की वजह से लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं, जिससे गांव सुनसान हो रहा है, वीरान हो रहा है, गांव में रहने वाले लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कवि जो है वो हमारा क्या है, चिंतित है। ऐसे आप उत्तर लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। मैं यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन फटाफट पढ़ देता हूँ। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो यहाँ पे हरचरना अधिनायक कविता से पता है ना, हरचरना एक मध्यम व्यक्ति की पहचान है ना। और यहाँ पे अधिनायक कौन है, अधिनायक वैसे लोग हैं जो सूट वूट में आते हैं, जनता पे शासन करते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है ना, शिक्षा का क्या अर्थ या उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो मानव को क्या करना है, बेहतर बनाना है, संस्कारी बनाना है, अनुशासित बनाना है, चरित्रवान बनाना है। नदियों के वेदना का क्या कारण है, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है ना। क्वेश्चन है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तो देखो एकांकी जो है ना वो किसी एक व्यक्ति के, एकांकी जो है वो किसी एक व्यक्ति के किसी छोटे से भाग पे लिखा जाता है, एकांकी है ना। और ये एकांकी किसी व्यक्ति के एक छोटे से जीवन के भागों को दर्शाता है जिसमें एक पात्र होता है। लेकिन नाटक किसी व्यक्ति के हो सकता है किसी चीज के पूरे जीवन के बारे में हो, जिसमें अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, बिल्कुल यही है। कहानी किसी एक छोटी से भाग का होता है, जैसे देखो रोज एक कहानी है, या उसने कहा था एक कहानी है, उसमें उसने कहा था मैं लहना सिंह, और उसकी छोटे से जीवन के भाग के इंसिडेंट को दर्शाया गया है। लेकिन उपन्यास देख लो, गोदान पढ़ लो, उसमें पूरा है। एक अंग्रेजी में पहले हम लोग उपन्यास पढ़ते डेविड कॉपरफील्ड, उसमें पूरा डेविड कॉपरफील्ड की जीवनी है। तो ये उपन्यास और कहानी में अंतर है। चलिए, तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर आपको 30 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। इस 30 शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करिए, और इसमें से आएगा तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, और 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिखकर
एक क्वेश्चन 2 मार्क का 10 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन के कुछ आंसर्स मैंने बता भी दिए। यदि आपको नहीं पता है आंसर तो आप कहीं से सर्च कीजिए, गेस से सर्च कीजिए और 30 क्वेश्चंस का आंसर लिख कर तैयार कर लीजिए और इसे एकदम बिल्कुल याद कर जाइए। इससे बाहर शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं हो सकता है, हमारी आशा यही रहेगी। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपके 3 लिखने रहते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, टोटल 15 अंक का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे पहला अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिखे या केंद्रीय भाव लिखे, दोनों एक ही हो सकता है, या संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखे, यह बातचीत का सारांश लिखे, या शिक्षा पाठ का सारांश लिखे, या अधिनायक का सारांश लिखे। अब ये जो अर्धनारीश्वर है, संपूर्ण क्रांति है, बातचीत है, शिक्षा है, सारा इसका सारांश मैं आपको नोट्स में दिया हूं। आप कहीं और से भी सारांश देखिए और उसको पढ़ लीजिए, कहानी को ही 4-5 बार पढ़ लीजिए ना, आपको माइंड में सेट हो जाएगा और आपको अपने शब्दों में लिख दीजिए, हो गया। और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है, प्यारे नन्हे बेटे का सारांश लिखे, गांव के घर का सारांश लिखे, कड़बक का सारांश लिखे। तो टोटल मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चंस दिए हैं, 8 की तैयारी कर लो आप बढ़िया। इसमें से 3 तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, निश्चित है, तीनों लिख दो, आपके काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं। नहीं, 2 और भी क्वेश्चन, 3 और क्वेश्चन है। 3 और क्या क्वेश्चन है कि तुलसीदास के पद का भावार्थ लिखिए, या कबीरदास का कवि परिचय दीजिए, सूरदास का कवि परिचय दीजिए। तो ये टोटल लॉन्ग क्वेश्चन में कितने होगा, 11 क्वेश्चन हमने दिया है, कोई भी 3 आ सकता है। इस 3 क्वेश्चन को लिख लीजिए और हर क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लिया, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लिया। एक और चीज आपके एग्जाम में पूछता है जिसको संक्षेपण कहते हैं। तो अब सब कहेंगे सर संक्षेपण को कैसे लिखा जाए, तो मैं संक्षेपण भी आपको दिखा देता हूं, जो आपको 4 मार्क्स का पूछता है बोर्ड एग्जाम में। संक्षेपण जो है वो 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछता है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि संक्षेपण कैसा होता है। ये देखिए, आपको संक्षेपण आपको मिल जाएगा यहां पे, ऐसे ही रहेगा। अनुच्छेद का संक्षेपण कीजिए, 1 × 4 = 4 मार्क्स। ऐसे यहां पर कोई अनुच्छेद दे देगा और बोलेगा संक्षेपण कीजिए। अब देखिए कि यहां पर कैसे संक्षेपण कर रहा है। आप यहां पर देखिए कि एक अनुच्छेद दे दिया कि अनुच्छेद है कि ज्ञान का समस्त भंडार पुस्तकों में रहता है, प्रत्येक व्यक्ति इनसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, लघु कथा, कविता, कहानी, उपन्यास, विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर आदि का ज्ञान इन पुस्तकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अपनी खांचे के अनुसार बालक वृद्ध पुस्तकें पढ़ सकते हैं। जितने मनुष्य, उनकी अपनी अपनी रुचियां हैं, वे अपने अपने क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त है करना चाहते हैं। इतनी विविधता पूर्ण ज्ञान और विविध जानकारी केवल किस चीज के बारे में है, पुस्तकों में है। तो इस अनुच्छेद में आपको किस चीज के बारे में दिखा है, तो सर पुस्तक के बारे में दिखा है। तो उत्तर लिखना शुरू कीजिए, नीचे लिखिए पहले संक्षेपीकरण, उसके बाद लिखिए संक्षेप। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं। अब उत्तर लिखने का ये कला है। सबसे पहले लिखिए संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण के बाद लिखिए शीर्षक, पुस्तकों की महत्ता, पुस्तकों की महत्वपूर्णता, पुस्तकों का जीवन में महत्व। आप उस अनुच्छेद को पढ़िए कि इसका शीर्षक क्या बन सकता है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चों का एक ही शीर्षक हो, एक ही चीज को कई लोग कई तरीके से दर्शाते हैं, तो लिख दीजिए। अब देखिए कि आपने टोटल जो ऊपर वाला शब्द संक्षेपण का पढ़ा है, उस संक्षेपण में टोटल कितने शब्द हैं, यहां पे ध्यान से देखिए तो 86 शब्द है, 86 शब्द। और उस ये पूरे अनुच्छेद में ऊपर जो दिया था उसमें 86 शब्द है, और इसको हमने लिखा है कितने शब्द में, 28 शब्द में। लगभग 30, मतलब 1/3 है ना। मतलब यदि 60 शब्द का आपका अनुच्छेद होगा तो उसका 20 शब्द का संक्षेपीकरण कीजिए। 21, 22, 25 हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 60 शब्द का है तो आप 50 शब्द में संक्षेपण करेंगे, तो फिर उस संक्षेपण थोड़ी ना होगा, फिर तो वो पैराग्राफ पैसेज हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, पुस्तकें हमें अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। व्यक्ति चाहे वह बालक हो या वृद्ध हो, अपनी रुचि के अनुरूप पुस्तक पढ़कर असीम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका हो गया क्या, संक्षेपण, काम खत्म।
तो ऐसे कर सकते हैं। अब लड़का बोलेगा सर संक्षेपण का गेस दे दीजिए, संक्षेपण का गेस नहीं होता बेटा, संक्षेपण बनाने का तरीका होता है, और ये मैंने तरीका समझा दिया। इस तरह से आप बना के 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। कल मैंने पत्र लिखना भी बताया था, लेकिन पत्र कैसे लिखा जाता है वो मैंने आज आपको यहां पर दिखा दिया है, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए आप लोग। प्रश्न है अपने यहां से शुरू करते हैं, 1 मिनट, यहां से शुरू करते हैं पत्र लेखन। अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी फीस माफी हेतु प्रार्थना कीजिए। तो प्रधानाचार्य के पास जो पत्र लिखा जाएगा उसको हम लोग कहेंगे आवेदन, और अंग्रेजी में कहेंगे एप्लीकेशन। और यहां पर अथवा में करके को देगा आपको कि अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें किसी पर्यटन स्थल का वर्णन हो। तो चूंकि पिता के पास, रिलेटिव के पास जो पत्र लिखा जाएगा इसको हम लोग पत्र ही कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे लेटर। लेकिन इत्तेफाक से हिंदी में दोनों को पत्र ही कहा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो पत्र है किसी ऑफिसर्स के पास लिखना है वो आवेदन की तरह लिखाएगा। पत्र अपने रिलेटिव, दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, भाई बहन, पिता के पास लिखना है तो वो लेटर की तरह लिखाएगा। ठीक है, अब कैसे लिखना है देख लो आराम से, कि यहां से शुरू होता है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय गया। मैंने 3 क्वेश्चन पत्र का उस समय लिखवाया, वो तीनों क्वेश्चन की तैयारी कर लेना है। यहां पे एक अतिरिक्त क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे, किस तरह से पत्र लिखेंगे। उसके बाद लिख देंगे विषय, मासिक शुल्क कम करने के लिए प्रार्थना पत्र, महोदय। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे महोदय, सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12 का छात्र हूं। मेरे पिताजी के कपड़े की दुकान है जिसमें भारी घाटा हो जाने से हमारी आर्थिक स्थिति अचानक चरमरा गई है। परिवार का पूरा खर्च निकल पाना भी मुश्किल हो रहा है। सदमे के कारण मां का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है, उनका इलाज चल रहा है। घर में 5 सदस्य है, बच्चों में सबसे बड़ा हूं। बड़ा होने के कारण मैं अपना उत्तरदायित्व तो समझने लगा हूं। जानता हूं कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही कुछ करने लायक बन पाऊंगा। मेरी पढ़ाई हमारे परिवार और भविष्य के लिए अति आवश्यक है ना। उसके बाद परंतु मेरे पिताजी पर जो संकट आया है वैसी स्थिति में वह वर्ष भर का शुल्क नहीं दे पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि मेरी वर्ष भर की फीस माफ करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने अच्छे अंक लाकर विद्यालय का मान बढ़ाऊंगा और आपको कतई निराश नहीं करूंगा। आपके इस कृपा के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो नाम है वो लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, कोई डेट डाल देंगे, काम खत्म। ये हिंदी में आपको आवेदन लिखने का तरीका है। यही यदि आपको हिंदी में पत्र लिखना है तो क्या करेंगे, ये देखिए पत्र मैंने यहां पे, तो पत्र जो व्यक्ति लिख रहा है उसने सबसे पहले अपने जहां से उसने पत्र लिखा उसको लिखा, उस जगह का नाम लिखा। मान लो कि तुम पकड़ी से लिख रहे हो तो पकड़ी गैस एजेंसी रोड आ रहा है, डेट डाल दिए। पिताजी के पास लिखोगे तो ये तो नहीं लिखोगे कि सेवा में पिताजी, और पिताजी के तो ये लिखे पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम, ऐसे मैं यहाँ से कुशल हूँ आपके, बस साधारण सी बात है, ऐसे लिख लेंगे। और पिताजी के साथ तो अंत में ये नहीं लिखोगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो इसी तरह यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपका पुत्र या आपका पुत्री, जो भी आपका नाम है लिख दीजिए, कक्षा लिख दीजिए, काम हो गया। तो इस तरह से पत्र या आवेदन लिख सकते हैं। ये 5 नंबर की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये मैंने 2 वीडियो में पूरा 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है उसका मैंने पूरा आपके सामने विवरण रख दिया है। अब इतने प्रश्नों के साथ आप तैयारी कीजिए। 2-2 वीडियोस 30-30 मिनट के है, उसको 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। 2 वीडियोस और मैं लाऊंगा, दोनों वीडियोस ऑब्जेक्टिव के होंगे जिसमें लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करवा दूंगा। और फिर इस 4 वीडियो की सहायता से बाकी पहले जो पढ़े हैं उसकी सहायता से आप हिंदी की तैयारी कीजिए। और मेरी शुभकामना है कि आप 85, 90, 95 स्कोर कर सके और आपका 12th में काफ़ी बेहतर स्कोर हो। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए सोचूंगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।